स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है, लगभग हर एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक इन्हें देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिनसे होकर जाने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का वो क्या करता है, तो विरोध करता है। मान लिए कि ये मेरा एक चालक है, अभी तो इसे प्लास्टिक का पेन है, लेकिन मान लेते हैं कि मेरा चालक है, ये मेरा धातु का कोई पदार्थ है। तो यदि हम इसके एक सिरा में लाइन जोड़ देंगे, विद्युत धारा जोड़ देंगे, तो इसके दूसरे सिरा में भी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक धारा प्रवाहित होने लगती है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है, यानी कि वो कहती है कि हम अपने से होकर विद्युत धारा को जाने नहीं देंगे। तो नहीं देंगे जाने, तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब कोई पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, किसी का प्रतिरोध ज्यादा होता है और किसी का बहुत ज्यादा होता है। तो जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। उसमें धारा का प्रवाह थोड़ा सा भी नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे इसका प्रतिरोध कम है, जैसे कि मेरा हो गया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। और कुछ पदार्थ ऐसे जिनका प्रतिरोध लगभग नगण्य है, उसको हम लोग कहते हैं सुचालक, यानी कि अच्छा चालक। जैसे कि हो गया मेरा चांदी और सोना। तो आखिर हम लोग जान लेंगे कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में संयोजित कर सकते हैं। यहाँ प्रतिरोधक कहने का अर्थ है कि हम लोग घर में जब वायरिंग कराते हैं तो उसमें टीवी लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं। तो जो लगाते हैं तो उस पदार्थ में भी, उस मशीन में भी, उस डिवाइस में भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो वो जब प्रतिरोध होता है, यदि हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि हम उसे पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। यदि हम उन डिवाइसों को जितना भी यंत्र घर में लगाए हैं सभी को यदि हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ना, तो प्रतिरोध अचानक क्या हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, जिस कारण से सभी युक्तियों को वोल्टेज पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। और कोई एक मशीन यदि खराब हो जाए तो सभी में लाइन का कनेक्शन क्या होता है, कट जाता है, किसी में लाइन पहुंच पाता नहीं है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए जितना भी घर में वायरिंग होता है, घर में जितना भी डिवाइस लगता है, सभी को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर श्रेणी क्रम में संयोजित हम कैसे करेंगे और ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये मेरा R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है। ये तीन प्रतिरोध को हम लोग इसके जगह बल्ब लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, फ्रिज लगा सकते हैं। ये मेरा कोई भी चीज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये पहला प्रतिरोध, इसके विभवांतर को नापने के लिए V1 है, इसका विभवांतर क्या है, V2 है, और ये तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, V3 है। इस पूरे परिपथ में धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो I जो है धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा को मापने के हम लोग क्या लगाए हैं, एमीटर लगाए। एमीटर क्या करती है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ये मापती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें हम लोग क्या किए। तो इसमें हम लोग किए हैं कि यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए हैं। इन तीन प्रतिरोध को हम लोग क्या किए, एक श्रृंखला में जोड़ दिए, एक एक करके तीनों को जोड़ दिए। तो जब बोलता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक श्रेणी यानी कि एक श्रृंखला, पहले एगो, फिर उसके बाद एगो, फिर उसके बाद एगो, या फिर हम तीन ही ले सकते, नहीं, हम दो या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच कितना भी ले सकते हैं। तो जब हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में एक श्रृंखला में जोड़ते हैं तो इसी श्रृंखला में जोड़ने को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है चित्रानुसार हम क्या लिए, तीन विद्युत प्रतिरोधक लिए, R1, R2, R3, R1,
R2 तथा R3 को परिपथ में जोड़ा गया है। इसको क्या किए, किसी परिपथ में जोड़ दिए। इन प्रतिरोधकों का विभवांतर, पहला प्रतिरोध का विभवांतर कितना है, V1 है, दूसरे प्रतिरोध का V2 है, तीसरे प्रतिरोध का V3 है। यही यहाँ पर लिखे हैं कि इन प्रतिरोधकों का विभवांतर क्रमशः क्या है, V1 V2 V3, यानी कि R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3, इसी को बोलते हैं क्रमशः माने क्रम के अनुसार। तथा इनसे होकर प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा कितनी है, तो I है। अब हम लोग ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि I अनुक्रमानुपाती V। ठीक है, तो इसे हम लोग I इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, इसके बाद एक कांस्टेंट आता है R, और जब हम लोग इसका एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V कितना गुना होगा, 1 से, तो V I कहां से गुना होगा, R से, R, तो V बराबर I R। यही है ओम का नियम। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि ओम का नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। यदि हम V1 लिए हैं तो R1 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि R1 के साथ क्या है, V1 है, तो R1 के साथ क्या लेंगे हम लोग, V1। यदि हम V2 लेंगे तो V बराबर फिर से लिखेंगे I R, इस तरह देख सकते हैं, V1 लेंगे R1, V2 लेंगे R2, V3 लेंगे R3। यहां हम लोग I में 1 2 3 काहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि I में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे परिपथ में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I1 I2 I3 नहीं है, ये पार्श्व क्रम में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये V1 V2 और V3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको योग करेंगे। जब इनका योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। जिस तरह से हम लोग बाएं तरफ को सबको जोड़ें, उसी तरह से इन तीनों को भी क्या करना है, जोड़ देना है। IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हैं, एक बैटरी लगाए हैं। इस बैटरी से कुल विभवांतर कितना निकल रहा है, V, और जो वही विभवांतर भी है, पहले प्रतिरोध में V1 हो जाता है, दूसरे प्रतिरोध में क्या होता है, V2 हो जाता है, और तीसरे प्रतिरोध में V3 जाता है। फिर इसमें कुल प्रतिरोध कुल विभवांतर निकाल देंगे तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V। तो वही लिखे हैं कि विद्युत परिपथ का कुल विभवांतर क्या है, कुल विभवांतर V है। तो V बराबर, फिर से इसी लिखना है तीनों को, IR1 IR2 IR3। अब हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि I तीनों में सेम है, तो जो तीनों में सेम मिलेगा उसे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो I इससे तीनों से बाहर निकल गया, I यहाँ पर क्या बच गया, R1 इसका, R2 और इसका R3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये I से इस I को काट देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, R1 R2 R3। अब यहाँ पर हम S दिए, ये क्या है, S है, तो S क्यों दिए, S का मतलब होता है सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम। तो हम यहाँ पर प्रतिरोधकों को कौन क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम को दर्शाने के लिए ये यहाँ पर क्या लिखते हैं, S मतलब सीरीज, यानी कि हम जो R1 R2 और R3 को जोड़ रहे हैं वो कौन क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो ये मेरा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा डिटेल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर किन्हीं को कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके 10 क्लास का पूरा जो सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से, और 9 क्लास का भी सिलेबस जो है इस चैनल में उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।